तो कल के क्लास में मैंने आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 बताया था और आज हम बढ़ेंगे क्लॉज 5 और 6 की तरफ। लेकिन पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये रिवीजन बहुत ही क्विक होगा क्योंकि ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में बोला गया है कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिए क्या किया जाएगा, विशेष प्रावधान या विशेष उपाय किए जाएंगे। ठीक है, तो सामाजिक वर्ग से पिछड़े वर्ग की बात की गई है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात नहीं हो रही है। तो आखिर ये 15 का क्लॉज 4 आया कैसे, तो संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो कल मैंने बताया था कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 मूल संविधान में नहीं था, इसे संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। तो लेकिन इनका महत्व आर्टिकल 15 के क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 इतना ही है। तो अब बात है कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कब लाया गया, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के दौरान लाया गया। तो इसे लाने का क्या था, तो मैंने बताया था कि मद्रास सरकार ने क्या किया था, मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर आरक्षण दिया था। और जाति के आधार पर आरक्षण मतलब कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 के खिलाफ, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। क्योंकि आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 हमने बोल कर रखा है कि जाति के आधार पर लिंग, धर्म, जन्मस्थान और प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था, तो उसके लिए चंपकम दोराई राजन कहाँ गई, उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे पतंजलि शास्त्री, जिन्होंने क्या किया, मद्रास सरकार के प्रावधान को रद्द कर दिया। और मद्रास सरकार फिर संघ सरकार के पास जाके बोल रही है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ और सामाजिक न्याय के खिलाफ आ रहा है। तो फिर नेहरू की सरकार थी उस समय, संघ में 1951 का दौर था। तो नेहरू की सरकार ने बोला कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अगर परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन। क्योंकि उच्चतम न्यायालय का काम क्या है, न्यायालय का काम है मौलिक अधिकार की रक्षा करना। और अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई भी अधिनियम आता है, लाखों देश के अधिनियम उससे टकराएगी तो वो क्या हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। तो इसलिए अब इसको जोड़ने के लिए, सामाजिक न्याय लाने के लिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। और जब 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद जब इन बातों को जोड़ा गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात की गई है। तो जाहिर सी बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में अंग्रेजों ने एक लिस्ट बना के रखा था कि ये है अनुसूचित जाति, ये है जनजाति। तो किसके बारे में नहीं पता था, पिछड़े वर्ग के बारे में नहीं पता था। तो पिछड़ा वर्ग जो था उसका पता लगाने के लिए 2 आयोग गठित हुए। तो सबसे पहले जो आयोग का गठन हुआ वो है काका कालकेलकर आयोग, जो कि 1953 में इसका गठन हुआ। उसके बाद अब वक्त है 1979 का। ठीक है, उस समय जनता पार्टी सरकार में थी। तो बीपी मंडल आयोग बना, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। तो इन्होंने 3 तरीका अपनाया। पहला आर्थिक तरीका, शैक्षणिक तरीका और सामाजिक तरीका। पिछड़े वर्ग को ढूंढने के लिए 3 तरीका अपनाया। बिंदेश्वरी प्रसाद बोले, वो बिहार से थे, उन्होंने बोला कि देखो जो इस समाज में निम्न स्तर पे, जो भी जातिवाद की व्यवस्था में निम्न स्तर पे है, वो सामाजिक तौर पे पिछड़े हैं। और जो सामाजिक तौर पे पिछड़े हैं वही क्या है, शैक्षणिक तौर पे ही पिछड़े हैं। तो उनका कहना हुआ कि पिछड़ी जाति मतलब पिछड़ा वर्ग। तो ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया है। तो इसका विशेष कारण क्या है, इसका विशेष कारण लाने का ये था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति है, उनके विकास के लिए सरकार क्या करेगी, विशेष उपाय करेगी, विशेष प्रावधान करेगी। और आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में कमजोर वर्ग का, जैसे महिला और बच्चों के लिए सरकार विशेष प्रावधान कर रही है। और आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में किसके लिए कर रही है, तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कर रही है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और अब हम बढ़ेंगे आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में। तो देखिए आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जो है ना, वो 93वां मतलब 93rd संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब ये 93rd संविधान संशोधन 2005, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, 2005। तो देखिए अब इसे क्यों जोड़ा गया, क्यों लाया गया, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, तो इसका कारण क्या था, तो इसके पीछे जब इसका कारण बताऊंगी उससे पहले एक कहानी भी समझ लीजिए, क्योंकि स्टोरी समझना बहुत जरूरी है। और एक और चीज, आर्टिकल से ज़्यादा हमें ना
उसके मुद्दों को याद रखना जरूरी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों लाया गया। तो समझिए 1990 का दौर है। तो 1990 में क्या था, सरकार किसकी थी, वीपी सिंह की। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले कांग्रेस में थे, राजीव गांधी की सरकार में ये वित्त मंत्री थे। फिर कुछ हुआ होगा, अनबन, त्याग पत्र दे दिया, एक अलग अपना बना लिया जनता दल, अलग पार्टी बनाई जनता दल, ठीक है। तो जनता दल बना लिया। अब क्या हुआ, देखिए समाज में परिवर्तन हर दिन हो रहा है, मैं बता रही हूँ, हर दिन समाज में नए नए परिवर्तन आते हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो जब आज़ादी के पहले का समय था, उस समय क्या था, ऊंची जाति का प्रभाव ज़्यादा था समाज में। जैसे ही आज़ादी मिली हमें, धीरे धीरे समाज परिवर्तनशील है, पिछड़ी जाति का भी प्रभाव क्या होने लगा, समाज में आने लगा, ठीक है। तो अब जितनी भी, अब आज की ही अगर हम सरकार की बात करते हैं, अगर हम भारत के जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको ध्यान में रखें, तो आज भी क्या होता है, जिसकी बहुमत उसी का सरकार। बहुमत प्राप्त करने के लिए क्या होने लगा कि पिछड़ी जातियों का जो प्रभाव बढ़ रहा था, तो पिछड़ी जातियों का वोट बैंक भी चाहिए था सबको, क्योंकि आज़ादी के बाद क्या हुआ, पिछड़ी जाति का प्रभाव बढ़ने लगा। तो अब जितने भी पार्टियां थी उन सबको क्या चाहिए था, पिछड़ी जाति के भी वोट बैंक अपने में चाहिए थे, मतलब उनको भी उनका वोट चाहिए था। तो वोट चाहिए तो ऐसे तो वोट नहीं मिलेगा ना कुछ तो उनके लिए करना पड़ेगा, तभी तो वो वोट देंगे आपको। तो अब देखिए क्या हुआ कि इनको चाहिए था समर्थन, किसका, पिछड़े वर्ग का, क्योंकि उस समय क्या सिचुएशन बना था कि जिसके पास पिछड़े वर्ग का समर्थन, जीत उसकी निश्चित थी, पक्की थी, ठीक है। तो अब क्या था कि इनको पिछड़े वर्ग का समर्थन पाने के लिए अब इन्होंने एक प्रावधान लाया। इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने पिछड़े जाति का समर्थन पाने के लिए संघ सरकार की सेवाओं में, और ये ध्यान रखिएगा कि वीपी सिंह क्या थे, प्रधानमंत्री थे उस समय 1990 में, ठीक है। और ये 2 दिसंबर 1989 से 1990 तक प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद 1990 फिर इसी बीच इनकी मतलब उसके बाद सरकार गिर गई, क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। तो जानते हो गठबंधन की सरकार में क्या होता है, आज है कल नहीं रहेगी, बहुमत जैसे ही अपने ले लेंगे हम समर्थन, तो सरकार गिर जाएगी। तो ये गठबंधन की सरकार थी। तो 10 नवंबर 1990 में फिर चंद्रशेखर बने थे पीएम, ठीक है। तो वीपी सिंह क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने सोचा कि चलो अपना बना के रखना है, अपना सीट, अपना जगह, तो क्या करना पड़ेगा, हमें पिछड़े का समर्थन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, संघ सरकार की सेवाओं में, ध्यान रखना है यहाँ पे संघ सरकार की सेवाओं की बात हो रही है। तो संघ सरकार की सेवाओं में 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को दिया। किसको दिया, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दे रहा है। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि संघ सरकार की सेवाओं का मतलब क्या हुआ। तो संघ सरकार की सेवाओं का मतलब हुआ कि जो संघ की सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला हो गया अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IAS, IPS और IAFS आएंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS। फिर दूसरा हो गया केंद्रीय सेवा, तो इसमें इनकम टैक्स, रेलवे एक्सेट्रा। फिर तीसरा हो गया राज्य की सेवा। तो कितने आ गए संघ की सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और राज्य की सेवा। अर्थात इन्होंने घुमा फिरा कर क्या किया, नौकरी में आरक्षण दिया, ठीक है, नौकरी में आरक्षण दिया। तो अब बात को ये समझना है कि देखिए, जब ये 93वां संविधान संशोधन 2005 आया, तो उस समय तो देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, अर्थात कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है। तो जब कांग्रेस की सरकार थी और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कौन लेके आया था, तो 1990 में गैर कांग्रेसी दल लेके आया था। तो कांग्रेस को भी तो चाहिए पिछड़े वर्ग का समर्थन, क्योंकि सबको पिछड़े वर्ग का समर्थन चाहिए, क्योंकि अगर सत्ता में रहना है तो पिछड़े वर्ग को क्या करना है, अपने पक्ष में लाकर रखना है। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने सोचा कि चलो अब क्या करें, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना पिछड़े वर्ग के लिए। तो अब मनमोहन सिंह क्या करते हैं उसको मैं बताती हूँ, थोड़ा सा ये बोर्ड क्लियर कर लेती हूँ उसके बाद। तो मनमोहन सिंह की सरकार को लगा कि अरे जो पिछड़ी जाति को आरक्षण मिला है वो गैर कांग्रेसी पार्टी से मिला है,
और गैर कांग्रेसी पार्टी कौन थी? वीपी सिंह की जो जनता दल थी, उन्होंने किस पे दिया था? संघ की सेवाओं में। तो संघ की सेवाओं में आरक्षण दिया, अर्थात केंद्र राज्य और सिविल सेवाओं में दिया था, मतलब कि नौकरी में दिया था आरक्षण। तो अब मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी का कहना ये था मनमोहन सिंह की सरकार में कि देखिए, अगर हम नौकरी में आरक्षण दे ही रहे हैं तो फायदा क्या है अगर उसको शैक्षणिक रूप से आरक्षण नहीं मिल रहा है, अर्थात कि अगर किसी कॉलेज में, विद्यालय में अच्छे से वो पढ़ेंगे नहीं तो आरक्षण का फायदा कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अगर उनको शैक्षणिक आरक्षण नहीं होगा तो नौकरी का आरक्षण उनको कैसे मिल पाएगा? ठीक है, तो बोल रहे हैं कि नौकरी के आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि उनको शैक्षणिक आरक्षण नहीं दिया जाए। तो शैक्षणिक आरक्षण देने के लिए, और मेन मुद्दा यही था कि पिछड़ी जाति का समर्थन प्राप्त करना था। तो अब मनमोहन सिंह की सरकार, जबकि 2005 में उन्हीं की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने प्रावधान लिया, उन्होंने फिर से संविधान संशोधन किया। और कौन सा संविधान संशोधन किया? तो 93वां संविधान संशोधन। और 93वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा? आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 को जोड़ा और बोला कि सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं, सभी प्रकार के यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाओं, केंद्रीय शैक्षणिक और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण रहेगा। ठीक है, तो इसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्था भी आ गई और निजी शैक्षणिक संस्था भी आ गई, और इन दोनों शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़ी जाति का आरक्षण रहेगा। तो अब इसमें देखिए IIT, IIM जैसी संस्थाएं भी शामिल है। निजी में सादा यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, तो निजी और केंद्रीय दोनों शैक्षणिक संस्थाएं शामिल है। तो इस प्रकार ये आरक्षण मिला। ठीक है, अब जब आरक्षण मिला तो इस प्रावधान को क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया। तो केंद्र सरकार ने, मतलब ये जो प्रावधान है ये क्रियान्वयन हो, मतलब ये इस पे काम हो, उसके लिए क्या किया? तो एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था केंद्रीय शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2006। ये पारित हुआ और इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक संस्थान में 27 सीट आरक्षित की गई। कितनी सीटें आरक्षित की गई? 27 सीट आरक्षित की गई है, और इसमें निजी संस्थाएं भी शामिल थी। ठीक है, तो अब अब हुआ क्या? तो जब ये सब न्यायालय द्वारा सहमति मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय ने बोला कि ठीक है, आप ये तो प्रावधान लेकर आ रही हैं, ये अधिनियम पारित की हैं, सब चीज सही है, ठीक है, लेकिन अब इसमें बात ये है कि समझिए कि जो भी आपके पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़ी जातियां हैं, तो समाज परिवर्तनशील है। तो जरूरी नहीं है कि जो पिछड़ी जातियां है वो पूरी तरह से गरीब ही हो, दबी कुचली भी हो, तो ये पूरी तरह से संभव नहीं है। हाँ, ज्यादातर परसेंटेज हो सकता है कि जो पिछड़ी जाति का होगा वो दबा कुचला होगा, गरीबी होगा, हो सकता है। तो ये उच्चतम न्यायालय ने बोला कि देखिए, सामाजिक न्याय लाना क्या है? फंडामेंटल राइट का काम है, सामाजिक न्याय लाना है। तो सामाजिक न्याय के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये सब आर्टिकल्स को जोड़ रहे हैं। तो जब आर्टिकल्स को जोड़ रहे तो सामाजिक न्याय के लिए जब ये प्रावधान आ रहा है कि शैक्षणिक संस्था जिसमें केंद्रीय और निजी शैक्षणिक संस्था शामिल है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? आरक्षण दे रहे हैं पिछड़ी जाति को, और वो भी कितना हो जा रहा है? 27 सीट आरक्षित की जा रही है अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो पारित हुआ था। तो इसमें समझने की बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने बोला केंद्र सरकार को, देखिए इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन होगा। क्रीमी लेयर आखिर होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्रीमी लेयर के सिद्धांत को कहने का मतलब क्या था उच्चतम न्यायालय का? तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत का उच्चतम न्यायालय का सीधा सीधा यही था कि देखिए, इस समाज में जरूरी नहीं है कि जो पिछड़े हैं वो पूरी की तरह जितने पिछड़े सब गरीब, ऐसा नहीं है।
कुछ क्या होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे कि समाज बढ़े, तो कुछ व्यापारी हो रहे, कुछ बिजनेस है, यहाँ पे जो भी है छुआछूत भेदभाव बहुत कुछ खत्म हो रहा है समाज के परिवर्तन के साथ साथ। तो जो भी पिछड़ी जाति के लोग होंगे वो पूरे रूप से जरूरी नहीं है कि 100 में 100% क्या हो, पूरे गरीब हो, पूरे के पूरे समाज के द्वारा शोषित हो, कुछ अच्छे भी हो सकते आर्थिक स्थिति से। तो बोला कि इस आरक्षण का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनके पास तय सीमा से ज्यादा की संपत्ति नहीं होगी, अर्थात जिनके पास गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है सीमा, इससे ज्यादा अगर संपत्ति आपके पास हुई और अगर आप पिछड़े वर्ग के, तो आपको इसका आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो अब क्रीमी लेयर में आएगा कौन कौन, तो संवैधानिक पद पे जितने लोग हैं, अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, हम ही कल को मान लीजिए हम पिछड़ी जाति से हैं और हम बन गए प्रधानमंत्री, कहीं हम राष्ट्रपति के पद पे आ गए, तो मेरे बच्चे फिर ये आरक्षण का फायदा लेंगे क्या? ये उचित था? नहीं। तो इस प्रकार संवैधानिक पद पे जो लोग हैं तो उनको नहीं मिलेगा, उन छात्रों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। आगे जाकर फिर बोला गया कि ठीक है, संवैधानिक पद हो गया, उसके बाद क्या होगा, व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर हो गए, ग्रुप ए ग्रुप बी के अधिकारी हो गए, IAS IPS इस तरह के अधिकारी हो गए। फिर शहर में अच्छा खासा जिनका भवन है, तय सीमा से ज्यादा की भूमि है, तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। ये क्रीमी लेयर सिद्धांत यही बोल रहा है कि उन लोगों को फिर ये आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा जिसके पास तय सीमा से ज्यादा की संपत्ति है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को साफ साफ बोल दिया, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को साफ साफ बोला कि देखो, आदेश दिया कि देखो इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत का पालन करो, तुम ला रहे हो आरक्षण, सही है, सीट आरक्षित करो, ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए करो, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसा भी संभव नहीं है कि जो पिछड़े मतलब कि टोटल पिछड़े, कुछ तो उसमें होंगे जो आर्थिक स्थिति से सही हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा गया कि इसमें क्रीमी लेयर सिद्धांत का पालन करें। तो ये आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 समझ में आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि इसमें सरकार क्या बोल रही है, तो इसमें सरकार बोल रही है कि वो शैक्षणिक संस्थाओं में क्या देगी, आरक्षण देगी। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 में क्या बोला गया है कि पिछड़े वर्ग का उत्थान करेगी, और आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में बोला जा रहा है कि वो पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देगी। और अब हम चलते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 की तरफ, और इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेती हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 की तरफ। और बच्चों, थोड़ी देर पहले मैं माइक लगाना भूल गई थी, तो थोड़ा सा आवाज़ का आपको प्रॉब्लम हुआ होगा साउंड का, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं रहा। तो चलिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 की तरफ चलते। तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 के पीछे भी एक कहानी, अब हुआ क्या था समझिए। तो सभी पार्टी को क्या चाहिए था, पिछड़े वर्ग का समर्थन। तो 2014 में क्या हुआ ना, मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई और किसकी सरकार आई, मोदी जी आए। तो मोदी जी बोले कि देखो, पिछड़े कर रहे हो भैया, हमसे पिछड़ा कौन है, हम भी तो पिछड़े हैं, हम भी पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए है, मेरे से पिछड़ा तो कोई है भी नहीं। तो मोदी बोले कि देखिए, अब मोदी को भी चाहिए था, उनको भी खुश करना था पिछड़ी जाति को, तो मोदी को भी चाहिए था पिछड़ी जाति का समर्थन। तो मोदी जी बोले कि देखिए, आपने शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को समर्थन दिया, आरक्षण दिया, ठीक है। तो मोदी जी सोचे कि नहीं, चलिए हम एक काम करेंगे, 2019 में जब दूसरा लोकसभा चुनाव होने वाला था, मोदी जी का फिर से आने वाले थे सत्ता में, तो उस समय 2019 में भी चुनाव हुआ नहीं था। तो 2019 में मोदी जी ने क्या किया, 103वां संविधान संशोधन लेकर आए, 103। तो इस संविधान संशोधन का महत्व क्या था, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 जोड़ा गया और ये बोला गया, क्योंकि पहली बार, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है कि आर्टिकल 15 के क्लॉज में जब पिछड़े सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े की बात हुई है ना, तो उसमें आर्थिक पिछड़ेपन को नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को जोड़ा गया है। लेकिन मोदी जी ने पहली बार किसको जोड़ा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को। तो पहली बार पिछड़े वर्ग की परिभाषा बदल गई। क्या हो गया, पिछड़े वर्ग में पहले क्या था, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, लेकिन अब पिछड़े वर्ग की परिभाषा बदल दी
उन्होंने बोला पिछड़ा वर्ग मतलब जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है शैक्षणिक और जो आर्थिक रूप से। तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 से मोदी जी ने पिछड़े वर्ग की परिभाषा को बदल दिया और आर्थिक रूप से जो इतने लोग पिछड़े हैं उनको क्या किया, इसमें शामिल किया। और अब बोला गया है कि देखो जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण तो मिल रहा है, साथ ही जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी शैक्षणिक संस्थाओं में चाहे वो निजी हो या केंद्रीय हो, चाहे वो केंद्रीय हो निजी शैक्षणिक संस्था हो, दोनों में आरक्षण मिलेगा, बशर्ते कि आरक्षण की जो मात्रा होगी वो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आ गया। तो EWS का जो आरक्षण मिलता है 10% से अधिक तो नहीं मिलता है, लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन था समाज के लिए और बहुत बड़ी राहत थी इकोनॉमिकल वीकर लोगों के लिए, क्योंकि हमेशा ये मुद्दा, ये विवाद उठता ही था कि आरक्षण दो तो आर्थिक आधार पे दो, क्योंकि अब जो समाज बदल गया, अब उतना जाति का भेदभाव नहीं रहा है। लेकिन गवर्नमेंट तो सबको देख के चलती है ना, अभी भी कहीं कहीं जाति प्रथा ये सब है इंडिया में, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत विवाद का विषय है आरक्षण, और आगे भी इस पर विवाद होते रहेंगे। लेकिन ये जो काम था ये बहुत ही ज़्यादा मोदी जी के द्वारा सराहनीय काम किया गया था। तो चलिए अब फटाफट मैं बोल दूँ, फिर से आप रिविज़न कर लो। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 में क्या बोला, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में उन स्थानों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगी। आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में राज्य क्या करेगी, तो राज्य पिछड़े वर्ग जैसे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान करेगी। आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में शैक्षणिक संस्थाओं में क्या करेगी, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देगी। और आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में राज्य क्या करेगी, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको भी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देगी, जो कि 10% से अधिक नहीं होगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा आर्टिकल 15 खत्म हो गया। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है आर्टिकल 15 का प्रस्ताव, ये आर्टिकल 15 भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 15 हमारा खत्म होता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6 क्लॉज है, जो कि मैंने आपको 6 क्लॉज जो है प्रॉपर पढ़ा दिया है। और कंटिन्यू बोल रही हूँ तो मेरा जो है टंग भी स्लिप हो रहा है। तो कंटिन्यू मैं पढ़ा चुकी हूँ आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, 2, 3, 4 और 6, और आर्टिकल 15 हो चुका है कंप्लीट। तो कल मिलेंगे आर्टिकल 16 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।